सुझाव पे भी ध्यान दिया जा रहा है और आपकी डिमांड को मानते हुए भी इसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। आप भंडार के प्रति इतने सजग हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। मैं उपस्थित सभी सदस्यों को इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी ही परफॉर्मेंस नहीं है, हम लोग ही हमारे स्तर पर भंडार के विकास के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे बीच में ऐसे कई भामाशाह भी बैठे हैं जिन्होंने भंडार के साथ में अपना आत्मिक लगाव, अपनी भावनाओं को जोड़ के भंडार के लिए काम करने का प्रयास किया। बहुत ही शानदार वे लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री साक्षू जी कटारिया को। आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, बीकानेर के लीडिंग ट्रांसपोर्टर हैं। आपने भंडार के अंदर कार्यालय में जो हमारी दुकानों के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं मेडिकल शॉप्स में या दूसरी जगहों पे, उन पे पूरा सुपरविजन कायम रह सके, उस बात के लिए आपने भंडार को एक इंच तो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत बड़ा टीवी आपने भंडार को दान किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डिमांड करने वाले श्री राजेश जी चावला को कि आपने भंडार के अध्यक्ष कक्ष के लिए एक एसी जो है वो दान में भंडार को सुपुर्द किया है। धन्यवाद दूंगा श्री मोहन सिंह जी बीका को, जिन्होंने हमारे पीछे की दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई थी, जर्जर अवस्था में थी, किसी भी दिन गिर के उससे कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी। तो एक दिन आप आए हुए थे, मैंने इनसे बातों बातों में चर्चा की तो इन्होंने उस बात का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और उसके लिए अपनी फैक्ट्री से ईंटें भेजकर, मसाला भेजकर और अपनी तरफ से उस दीवार का जीर्णोद्धार कराया। कई काफी लंबी दूरी पर दीवार को नया बनवाया है, बाकी पूरी बाउंड्री को इन्होंने रिपेयर करवाया है। कितना लाभ में है, कितना नुकसान में है, मैं कुछ चीजें आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि भंडार के व्यवसाय में गत कई वर्षों के मुकाबले व्यवसाय में तो कमी आई है, लेकिन नीतिगत निर्णयों के कारण हमारे अनुपातिक लाभ के अंदर वृद्धि हुई है। इसमें जिस तरीके से हम लोग आरजीएचएस में वर्ष 2022-23 में हम लोग व्यापार कर रहे थे, 35.29 लाख का नगद व्यवसाय किया हमने और आरजीएचएस में करीब हमने 10 करोड़ 56 लाख का व्यवसाय किया। करीब 1100 करोड़ रुपए 11 करोड़ रुपए का हमने व्यवसाय किया था और उसके बनस्पत हम लोगों ने उस वक्त 10% के प्रशासनिक प्रभार हमें स्वीकृत हुआ है, तो करीब हम लोग 1 करोड़ रुपया जो है हमने मुनाफे के रूप में तब समय भंडार में कमाया था। वर्ष 23-24 में वही व्यवसाय, चूंकि भंडार को आरजीएचएस में सरकार की तरफ से जिन दवाओं का हम लोग निःशुल्क पेंशनर्स को, राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराते हैं, वो दवाओं का भुगतान हमें नियमित रूप से नहीं होता। 6 8 महीने लेट होते हैं, 10 महीने लेट होते हैं। और मैं आज आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे दवाइयों के थोक विक्रेता भी बिरादरे हैं। हमारा हिसाब अभी तक नवंबर 2021 से बकाया चल रहा है सरकार के अंदर। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन उसका भुगतान हमें अभी तक नहीं हो रहा। पहले हमारा प्रशासनिक प्रभार जो है वर्ष 2013 के अंदर वित्त विभाग ने 15% स्वीकृत किया था। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सदस्यगण भी हैं, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी हमारी बात को अपने मीडिया, अखबार के मार्फत सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का कष्ट करें। श्री साक्षू जी कटारिया, आप भंडार के साथ में आपकी बहुत आत्मिक जुड़ाव हो रखा है। श्री मोहन सिंह जी बीका के लिए सीमेंट और बजरी। आज आपने साधारण सभा की बैठक हुई, किस तरह से निर्णय हुआ, क्या क्या चीजें पर चर्चा होगी? आज भंडार की 39वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन हुआ। इस आयोजन के अंदर हम लोगों ने पिछले वर्ष
2024-25 के ऑडिट रिपोर्ट को पेश किया और 2025-26 के जो प्रस्तावित बजट है उसको हमने आम सभा के सदस्यों के सामने पेश किया है। आम सभा के सदस्यों के सामने हम लोगों ने पिछले जो वर्षों में भंडार की गत वर्ष में और उससे पिछले वर्ष में जिस तरह के व्यापार में हम लोगों ने ग्रोथ ली है उसके बारे में आम सभा के सदस्यों को हमने बताया। नई कोई प्लानिंग भंडार की? नई प्लानिंग करने के लिए भंडार बहुत सी नई चीज़ों पर काम करना चाह रहा है, लेकिन हमें जो है सरकार की तरफ से इस राजस्थान में जो डबल इंजन सरकार है इससे काफ़ी अपेक्षाएं रही है, लेकिन अभी तक उससे हमारा आरजीएचएस के अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो महत्वाकांक्षी योजना है आरजीएचएस उसके अंदर हमारा जो भुगतान है वो बहुत लंबे समय से बकाया चल रहा है। अक्टूबर 2021 से ये हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है भंडार की, विक्रेता हैं दवाओं की कंपनियों के, जो दवाएं डॉक्टर्स लिखते हैं उस हिसाब से हमें जो उनकी आपूर्ति करनी होती है उसको सुचारू आपूर्ति करने के अंदर हम लोग असमर्थ अपने आप को पाते हैं। वर्तमान जो मार्केट है और उससे और आपको जो आपका जो एक तरीका है जी, तो उससे आपको क्या परेशानी है व्यवसाय करने में? व्यवसाय में एक बड़ी दिक्कत यह है कि पहले अक्टूबर 2021 से पहले सरकार पेंशनर्स के लिए और राज्य कर्मचारियों के लिए आरपीएमएफ योजना लागू की गई थी। उस योजना के अंदर तो व्यवस्था ये थी कि मरीज आता था, भंडार की दुकान से दवा लेता था और भंडार की दवा दुकान में लेके और फ्री हमारे यहाँ से लेके जाता था। हम लोग उसमें हमारे बिल जो है ट्रेजरी में प्रस्तुत करते थे, भुगतान हमारा ट्रेजरी से हो जाता था। यदि किसी तरह की दवा हमारे पास में नहीं है तो उस सूरत में हमारी एनएससी के आधार पर वो प्राइवेट दुकान से दवा ले सकता था और बिल जो है भंडार में देने के बाद में उसको उसके नाम का चेक आने वाले टाइम में ट्रेजरी से जारी हो जाता था। लेकिन आरजीएचएस योजना के अंदर हमारे पास में सहकारी संस्थाओं के पास में व्यापार रहता तब फिर भी सहकारी संस्थाएं जीवित रहने की स्थिति में रहती, लेकिन इसके साथ में ही कैशलेस स्कीम के तहत जिस तरह से प्राइवेट मेडिकल स्टोर को और निजी अस्पतालों को जिस तरह से अधिकृत कर दिया, उससे सहकारी दुकानों की जो बिक्री है वो बिल्कुल शून्य के करीब पहुंच गई। जिस वक्त हम लोगों ने इस भंडार के अंदर इस संचालक मंडल ने जब ज्वाइन किया था तब हमारी बिक्री मासिक बिक्री 6-7 लाख रुपए के आसपास थी, जो उससे पहले आरपीएमएफ के टाइम में प्रति माह करोड़ रुपए से ऊपर तक की बिक्री भी रही हमारी, जो अब बहुत कम हो चुकी थी। हम लोग इस संकट से निकल रहे हैं। साथ ही साथ आपके मीडिया के मार्फत, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, आपके मार्फत में अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं सरकार के आला अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, सीएम साहब से, चिकित्सा मंत्री महोदय से कि जिस तरह से अखबारों में आए दिन ये अखबारों में हम लोगों को पढ़ने में मिलता है कि फला मेडिकल स्टोर पे ये घोटाला हो गया, फला जिले के अंदर आरजीएचएस में इतने लाख का घोटाला हो गया, फला शहर में फला अस्पताल में हो गया। मैं आपको इस माध्यम से आश्वस्त करता हूं और जानकारी भी देना चाहता हूं कि 99% जो घोटाले हैं, जो अनियमितताएं की गई हैं, वो सारी की सारी प्राइवेट मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पतालों के जरिए ही हुई हैं। इसमें सहकारी संस्थाओं के प्रकरण नहीं के बराबर हैं, शून्य के बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पे केंद्र सरकार में भी सहकारिता मंत्रालय का गठन हो चुका है, माननीय अमित शाह जी इसके केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में अगर हम लोगों को सहकारिता को इस तरह से राजस्थान के अंदर इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो ये सहकारी संस्थाएं मरते हुए अब बहुत ज्यादा समय लगना नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में घोषणा की है स्वदेशी की ओर बढ़ने के लिए लोगों का आह्वान किया, तो क्या लग रहा है आपको? सर, पहले से स्वदेशी की योजना निश्चित रूप से बहुत बढ़िया योजना है। इससे फायदा मिलेगा? इससे सर निश्चित रूप से इससे फायदा होगा, लेकिन पहले हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं अगर उनकी पूर्ति नहीं होती, स्वदेशी की योजना लागू करने का मतलब है कि हमें स्वदेशी उत्पाद हमारे यहाँ पे रखने होंगे। हम लोग अभी मिलेट्स पे भी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की मोटा अन्न खाद्यान्न जो है उसके विक्रय की योजना चल रही है, हम लोग उसकी पालना के अंदर हम लोग मिलेट्स रख रहे हैं। लेकिन जब तक ये हमारी व्यवस्थाओं के अंदर, हमारे आम जनजीवन के अंदर, हमारे खान पान के अंदर ये चीजें स्वाभाविक रूप से शामिल नहीं होगी
तब तक इनकी बिक्री में से लाभ कमाना या संस्थाओं का इसकी वजह से लाभ में आ जाना ये तत्काल संभव नहीं है। आगामी माह में दीपावली पर्व आ रहा है जी। होलसेल भंडार क्या इस पर योजना बना रहा है उपभोक्ताओं के लाभ के लिए? उपभोक्ताओं को हम लोग इस वर्ष, जो हम लोग पहले के कुछ वर्षों में काजू कतली का निर्माण किया करते थे, विभिन्न विभागों में हम लोग काजू कतली के लिए संपर्क किया करते थे, विभागीय स्तर पे जिस तरह का खरीद होती थी, उसी लिहाज से इस बार फिर से आमजन के लिए और विभागीय स्तर पे हम लोग काजू कतली का निर्माण कर रहे हैं और उसको न्यूनतम दर पे आमजन के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही साथ पटाखों का भी इस बार हम लोग, अगर हमें लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है, अगर आवेदन अनुज्ञा पत्र मिल जाता है तो हम लोग पटाखों का भी व्यापार इस साल हम करने जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल